जय हिंद। आज हम लोग पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र का जो टेस्ट हुआ था, आज हम लोग का सोल्यूशन देखिए कि 100 रुपये जो होगा एक ही टेस्ट में पूरा पर्यावरण हम इकोलॉजी क्वेश्चन देख लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पिरामिड हमेशा सीधा होता है? पूछ रहा है कौन सा पिरामिड हमेशा सीधा होता है? तो ऊर्जा पिरामिड हमेशा सीधा होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। देखिए ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है, क्योंकि जब ऊर्जा एक पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर तक प्रभावित होता है तो प्रत्येक स्तर पर कुछ ऊर्जा यानी ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? जो मांस खाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कार्निवोरस कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्निवोरस। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए वो जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है वो कार्निवोरस यानी मांसाहारी कहलाता है। कार्निवोर ऐसा प्राणी होता है जिसकी भोजन और ऊर्जा आवश्यकता किसी अन्य प्राणी के शारीरिक भागों से ग्रहण करके पूरी की जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, पर्यावरण किससे बनता है? इन्वायरमेंट किससे बनता है? तो जीवीय घटक से बनता है, भू आकृतिक से बनता है, अजैविक घटक से बनता है। उपरोक्त में से डी यानी सभी डी आंसर सही हो जाएगा। पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है तथा भौतिकी, जैविक एवं भू आकृति से इसकी रचना होती है। भौतिकी तत्व में स्थान स्थल के रूप में जलीय भाग, भू आकृति घटकों में पर्वत, पठार, प्लेट, विरूतनिकी आदि क्रिया तथा अजैव घटकों में मृदा, चट्टान आदि को सम्मिलित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, वायु में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला घटक कौन सा है? वायु में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले वायु का घटक नाइट्रोजन है। वायु में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला घटक नाइट्रोजन 78% है। इसके अंतरिक्ष ऑक्सीजन 20.95 यानी 21% और ऑर्गन कितना है? 0.93%। कार्बन डाइऑक्साइड 0.036% पाया जाता है। वायु में पाए जाने वाले अन्य घटकों नियोन, हीलियम, क्रिप्टोन, जेनोन एवं हाइड्रोजन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, इकोसिस्टम में बैक्टीरिया किस रूप में क्रियाशील होते हैं? तो किस रूप में होता है? तो अपघटक के रूप में होते हैं। देखिए इकोसिस्टम में बैक्टीरिया का अपघटक मृतजीवी होते हैं। ये पोषण के लिए मृत कार्बनिक पदार्थ पर निर्भर रहते हैं। इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एजी टॉसले द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? एजी टॉसले द्वारा दिया गया था। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अजीवीय कारक नहीं है? तो अजीवीय कारक जंतु नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए अजीवीय और जैविक शब्द पारिस्थितिकी तंत्र में मौजूद सभी निर्जीव कारकों को संदर्भित करता है, जैसे आर्द्रता, सूर्य प्रकाश, जल, भूमि इत्यादि। जैविक कारक सभी जीवित चीजों से संबंधित है, जैसे जंतु, उत्पादक, उपभोक्ता और डिस्पोजर इत्यादि। इससे वो सही होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, पर्यावरण के लिए किससे खतरा होता है? पर्यावरण के लिए जनसंख्या वृद्धि से खतरा होता है। पर्यावरण के लिए खतरा जनसंख्या वृद्धि से तीव्र जनसंख्या वृद्धि, सीवेज प्रदूषण, कार्बन उत्सर्जन सहित उच्च अपशिष्ट उत्पादन में योगदान करती है। इससे आयु, जल प्रदूषण, वनों की कटाई और प्रकृति आवासों के तेजी से ह्रास होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पहुँच गए। आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं तो क्या होता है? स्वपोषी, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण एक पोषी स्तर बनाते हैं। उत्पादक हरे पौधों एवं स्वपोषी प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं, जबकि प्राथमिक उपभोक्ता टीडा द्वितीय स्तर पर, मांसाहारी या द्वितीय उपभोक्ता मेढक तृतीय स्तर पर सब शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखता है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिक में परिवर्तित कर देता है? तो कौन कर देता है?
स्वपोषी करता है, कुछ जीवाणु करते हैं, जंतु करते हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। स्वपोषी जीव पौधे, शैवाल एवं कुछ जीवाणु क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक यौगिक जैसे शर्करा में परिवर्तित करते हैं। ये जीव और ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करके जीवमंडल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसका उपयोग खाद्य श्रृंखला में अन्य जीवों द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? तो फास्फोरस चक्र नहीं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फास्फोरस चक्र पारिस्थितिकी तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है, क्योंकि फास्फोरस चक्र लंबी एवं छोटी अवधि के होते हैं। यह कोशिका विकास में एक आवश्यक तत्व है। गैसीय चक्र में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जैसे गैस शामिल होते हैं। फास्फोरस अवसादी जैव भू रासायनिक चक्र है। इसके अनुसार फास्फोरस की गति स्थलमंडल, जलमंडल और जैवमंडल में होती है। तो इसमें कुछ प्रमुख भंडार क्षेत्र पर स्थलमंडल भी होता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का ग्रहण करते हैं, वो उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं। तो उपरोक्त में से एक से अधिक करते हैं। ऑप्शन नंबर सी। देखिए, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश ऊर्जा का लगभग 1% ग्रहण करते हैं और इसे खाद्य ऊर्जा में रूपांतरित कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। आहार श्रृंखला में संख्याविन श्रृंखलाओं को कहा जाता है? तो आहार जाल का आहार जाल का ऑप्शन नंबर सी सही है। विभिन्न आहार श्रृंखलाओं की लंबाई एवं जटिलता में बहुत अंतर होता है। सामान्यतः प्रत्येक जीव जो 2 या 2 से अधिक प्रकार के जीवों द्वारा खाया जाता है, जो स्वयं अनेक प्रकार के आहार बनाते हैं। अतः एक सीधी आहार श्रृंखला के बजाय जीवों के मध्य आहार संबंधी संख्यावित होते हैं तथा संख्यावित श्रृंखलाओं को जाल बनाते हैं, जिसे आहार जाल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है तथा इसमें सौर ऊर्जा ही ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा पादप सूर्य की विकिरण ऊर्जा का प्रयोग करके अकार्बनिक पदार्थों से खाद्य निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र का संगठक है? तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से एक से अधिक परितंत्र है। देखिए, परितंत्र के 2 घटक होते हैं, जैविक घटक एवं अजैविक घटक। जैविक घटकों में हरे पौधे, उपभोक्ता, अपघटक शामिल होते हैं, जबकि अजैविक घटकों में वायु, जल और सौर ऊर्जा, ताप, प्रकाश, मृदा इत्यादि होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। पारिस्थितिकी तंत्र में वाई आकार का ऊर्जा प्रवाह मंडल किसके द्वारा दिया जाता है? तो ओडम द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र में वाई के आकार का ऊर्जा प्रवाह मंडल ओडम द्वारा दिया गया है। लिडमैन ने ऊर्जा के प्रवाह का 10% नियम प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन नंबर 16। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम दिया था, किसके द्वारा दिया गया था? तो लिडमैन द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र ऊर्जा का प्रवाह 10% नियम लिडमैन द्वारा दिया गया था। इस नियम के अनुसार एक पोषी स्तर से दूसरी पोषी स्तर में 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। शेष ऊर्जा अवतरण में लुप्त हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक खाद्य श्रृंखला है? तो इनमें से घास, हिरण और बाघ खाद्य श्रृंखला। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए, खाद्य श्रृंखला की शुरुआत उत्पादक से होती है, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, उसके बाद द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता और अंत में अपघटक होता है। घास उत्पादक होता है, इस प्रकार खाद्य श्रृंखला घास, हिरण, बाघ होता है। क्वेश्चन नंबर 18।
एक खाद्य श्रृंखला में कौन से पोषक स्तर का ऊर्जा स्तर सबसे अधिक होता है? तो ऑप्शन नंबर सी उत्पादक होता है। देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र के हरे पौधा को उत्पादक कहा जाता है और खाद्य श्रृंखला में प्रथम पोषक स्तर पर आते हैं, जिनमें से सबसे अधिक मात्रा में ऊर्जा होता है। क्वेश्चन नंबर 19, उल्टी एवं सीधे दोनों प्रकार के पारिस्थितिकी पिरामिड किसमें पाया जाता है? तो जीवभार का पिरामिड में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जीवभार का पिरामिड प्रत्येक ट्रॉपिक स्तर पर ऊर्जा हस्तांतरण की दक्षता को दर्शाता है। यह सीधा उल्टा हो सकता है। समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टे जीवभार पिरामिड दिखते, वहीं घास स्तर पारिस्थितिकी तंत्र में जीवभार का पिरामिड सीधा होता है। क्वेश्चन नंबर 20, लाइकेंस में शैवाल एवं कवकों का रिश्ता पारिस्थितिकी में कहलाता है? तो क्या कहा? स्वभोजता कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लाइकेंस में शैवाल एक कवक के बीच की पारिस्थितिकी स्वभोजता कहलाती है। शैवाल उन कवकों को खाते हैं जिनमें क्लोरोफिल वर्णक नहीं होते। कवक शैवाल को सुरक्षा प्रदान करके तथा जल और शोषण में सहायता करके उनकी सहायता करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, खाद्य श्रृंखला में कीटभक्षी पौधों के पौष्टिक स्तर का नाम है प्राथमिक उपभोक्ता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए, खाद्य श्रृंखला एक विशेष वातावरण का आवास में है, विभिन्न जीवों के मध्य भोजन संबंधी दर्शाता है। खाद्य श्रृंखला का क्रम शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, निवारक। इस प्रकार खाद्य श्रृंखला से घास उत्पादक शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता, मांसाहारी द्वितीय उपभोक्ता तथा तृतीय उपभोक्ता पर निर्भर करता है। तृतीय उपभोक्ता खाद्य श्रृंखला में कीटभक्षी पौधे के पौष्टिक स्तर पर प्राथमिक उपभोक्ता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, वायुमंडल में ऑक्सीजन के बृहद एवं उच्च स्रोत क्या है? तो समुद्र पौधे के प्रकाश संश्लेषण से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए, नेशनल जियोग्राफी के अनुसार वायुमंडल में लगभग 70% ऑक्सीजन समुद्र पौधे और पौधे जैसे जीवों से आती है। पृथ्वी पर ऑक्सीजन का लगभग 50% भाग समुद्र से आता है। इस उत्पादन का अधिकांश हिस्सा समुद्री प्लव से आता है एवं बहते हुए पौधों में शैवाल और कुछ बैक्टीरिया जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। एक विशेष प्रजाति या प्रोक्लोरोफोकस कोकस पृथ्वी से सबसे छोटा प्रकाश संश्लेषण होता है, वो प्रोक्लोरोकोकस। क्वेश्चन नंबर 23, अपॉक्सी रेजिन का उपयोग निम्न में से किस रूप में किया जाता है? तो चिपकाने के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए, अपॉक्सी रेजिन एक पॉलीमर है जिसका उपयोग चिपकाने में किया जाता है। इसके अंतरिक्ष इसका उपयोग एरोस्पेस, समुद्री, ऑटोमोबाइल निर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा, अंतरिक्ष आदि के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं, दिए गए शब्दों को एक तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। क्या हो जाएगा? बी। सबसे पहले क्या आएगा? घास आएगा, उसके बाद क्या आएगा? टीडा आएगा, उसके बाद क्या आएगा? मेढक आएगा, मेढक के बाद क्या आएगा? स्नेक, स्नेक को कौन खाएगा? गरुड़। देखिए, घास के कौन खाता है? घास को टीडा खाता है, टीडा के कौन खाता है? टीडा को मेढक खाता है, मेढक को कौन खाता है? सांप, और सांप के कौन खाता है? गरुड़ खाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए, घास, टीडा, मेढक, सांप, गरुड़ इसका सही क्रम है। अब देखिए, जैव विविधता क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन रहता है, निम्नलिखित में से कौन भारत का कौन सा स्थान जैव विविधता हॉटस्पॉट है? भारत में पूछ रहा है, तो पश्चिमी घाट है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जैव विविधता हॉटस्पॉट अपनी उच्च प्रजाति समृद्धि और स्थानिकता के लिए जाना जाता है। भारत में 4 प्रमुख जैव विविधता हॉटस्पॉट जैसे पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र और सुंडालैंड है। सुंडालैंड का है साउथ अंडमान में पड़ता है, अंडमान निकोबार में। इस प्रकार विकल्प ए सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर, भारत में कितने बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट है? तो भारत में 4 है। कितने? 4 है। देखिए, भारत में कुल 4 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है। हॉटस्पॉट ऐसा स्थान जहाँ जातियों और पर्याप्तता के साथ साथ स्थानीय जातियों की अधिकता पाई जाती है, लेकिन साथ ही इन जीव जातियों के अस्तित्व पर निरंतर कष्ट संकट बना हुआ। ऐसे हॉटस्पॉट जैव विविधता की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र कहलाता है। हॉटस्पॉट की अवधारणा का प्रसिद्ध पारिस्थितिकीविद नॉर्मन मेयर्स द्वारा 1988 में प्रतिपादित किया गया था। तो हॉटस्पॉट शब्द किसने दिया? नॉर्मन मेयर्स द्वारा दिया गया था, 1988 में दिया गया था। देखिए, हॉटस्पॉट कौन कौन सा क्षेत्र था? पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, इंडो बर्मा, सुंदरलैंड। सुंदरलैंड अंडमान निकोबार में पड़ता है, इसी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। देखिए, विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता समृद्ध उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, इन क्षेत्रों में सबसे अधिक वर्षा उच्च तापमान होता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में वर्ष 200 से 300 सेंटीमीटर के बीच होती है वर्षा। बायोम भूमध्य रेखा के निकट है और 10 डिग्री उत्तरी तथा 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों तक विस्तृत है। विश्व के सबसे बड़ा बायोम होता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? नेटवर्क समुद्री परिस्थिति तंत्र के खास श्रृंखला के सर्वोच्च पर भक्षीय निम्न में से कौन सा नेटवर्क की श्रेणी में नहीं आता? इसमें से कौन सा श्रेणी में नहीं आता है? नेटवर्क समुद्री परिस्थिति तंत्र का खास श्रृंखला के सर्वोच्च पर पक्षी है। नेटवर्क श्रेणी में जेली फिश नहीं आता है। कौन सा? जेली फिश नहीं आता है। जेली फिश नहीं आता। कौन सा नहीं आता? जेली फिश नहीं आता। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए, नोटोक्स के समुद्री जीव है जो स्वतंत्र रूप से तैर सकते हैं और समुद्री पर्यावरण में भोजन की तलाश करता है। यह जीव समुद्री खाद्य श्रृंखला महत्वपूर्ण है क्योंकि इनमें से कई सरोज पक्षी में प्रमुख नोक्टेन होते हैं। देखिए, मछली जैसे ट्यूना, हेरिंग, सौर, कैटलफिश, समुद्री स्तन जैसे व्हेल, डॉल्फिन, सील, स्क्विड और ऑक्टोपस। समुद्री सर्पिल समुद्री कछुआ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, एक मछली जल कुंड में हरे जलीय पौधे प्रमुख रूप से उगाए जाते हैं तो ऑक्सीजन हेतु उपजाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए, मछली जल कुंड में हरे जलीय पौधे जल कुंड में ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उगाए जाते हैं क्योंकि हरे पौधे दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, वह जलीय वातावरण में सूक्ष्म जंतुओं का सामूहिक रूप को कहा जाता है, प्लैंकटन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी का प्लैंकटन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। प्लैंकटन सूक्ष्म जीवों के विविध संकरण है जो जलीय वातावरण में सामूहिक रूप से रहते हैं। यह मछली एवं व्हेल जैसे कई बड़े जलीय जीवों का भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न से कौन सा समुद्री जीव विलुप्त होने के प्रति ज्यादा संवेदनशील है? तो ऑप्शन नंबर ए कोरल है। ऑप्शन नंबर ए। कोरल रीफ की हिंदी में प्रवाल भित्ति का प्रवाल सेल कहा जाता है। यह समुद्र के भीतर स्थित चट्टान है जो प्रवाल द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से बनती है। यह गर्म और उथले समुद्री जल में पाई जाती है। इस परिस्थिति की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, परंतु जलवायु परिवर्तन के कारण इन पर तेजी से विलुप्त होने के खतरा मंडरा रहा है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। समुद्र के हर पौधे मछलियों के श्वसन हेतु लाभप्रद होते हैं क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, मुगल काल का पतन शुरू हुआ था। मुगल काल का पतन कब शुरू हुआ था? आधुनिक काल में पतन शुरू हुआ था।
देखिए, समुद्री का हरित पौधे मछलियों के श्वसन हेतु लाभप्रद होते हैं, क्योंकि हरित पौधे ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं, जो समुद्री जीवों के लिए अत्यंत लाभदायक है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। शैवाल और कवकों के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे कहते हैं म्यूचुअलिज्म कहते हैं। कैसे? म्यूचुअलिज्म कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए, कौवों के कुछ प्रजातियां नील हरित शैवालों के साथ स्थायी अंतर्बंध बनाती है, जिसे सहभोज्यता यानी म्यूचुअलिज्म कहते हैं। ऐसे सहजीवी जीवों को लाइकेन कहा जाता है। सहजीवी के अंतर्गत दो पादप तथा जंतु बिना एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। इन्हें ही म्यूचुअलिज्म कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। जहाँ जीव रहता है उसे सटीक जगह को क्या कहते हैं? तो उसे हम आवास कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए, जहाँ जीव रहता है उसे सटीक जगह को आवास कहते हैं। किसी प्रजाति पर आवास इसके पत्ते जहाँ वह रहता है समान, जबकि नित्य के तात्पर्य किसी प्रजाति के समस्त क्रियाकलाप संबोधक उस योग से है जिसके द्वारा वह प्रजाति अपनी उत्तरजीविका और जनन के लिए अपने प्रवास के संसाधनों का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। जैव मंडल में सभी जीवित जातियों रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित रहती है और एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। इस जीवन समझ तंत्र को क्या कहते हैं? तो कहते हैं परितंत्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जैव मंडल में सभी जीवित जातियों जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित तथा एक दूसरे पर निर्भर रहती है। इस जीवन समझ तंत्र को परितंत्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। जैव विविधता क्या है? तो जैव विविधता एक जंगल से कई प्रकार के वनस्पति और जीव को कहते हैं जैव विविधता। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जैव विविधता का अर्थ किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र से पाए जाने वाले जीव वनस्पति की संख्या से तथा इसका संबंध पौधों को प्रकार प्राणियों एवं सूक्ष्म जीवों से होता है। क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिससे ज्वालामुख समुद्र तट निकटवर्ती पर्यावरण के जंगलों समुद्री घास प्रवाल भित्तियों नमक दलदली और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीपों में शामिल है? ऑप्शन देख लेते हैं। तो कौन सा? मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है। मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व जैव विविधता को मामले में दुनिया में सबसे धनी क्षेत्रों में से एक है। यूनेस्को के अनुसार मन्नार की खाड़ी में 4223 समुद्री प्रजातियों का वास है तथा यह जैव विविधता के मामले में भारत के सबसे संपन्न सटीक क्षेत्रों में से है। एक उल्लेखनीय है कि मन्नार की खाड़ी के उथले पानी की खाड़ी जो भारत के दक्षिणी पूर्वी सिरे से है और श्रीलंका के पश्चिमी तट के बीच स्थित है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। रोडियस प्रजाति माता पिता का देखभाल दर्शाती है, तो मीठे पानी के समूह को जिम्मेदारी से हस्तांतरित करके दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। रेडियस प्रजाति माता पिता को देखभाल मीठे पानी के समूह को जिम्मेदारी हस्तांतरित करके दर्शाती है। रोडियस मछली मध्य यूरोप के नदियों में निवास करती है। मछलियाँ घोंसला नहीं बनाती है। क्वेश्चन नंबर 39। जैव विविधता को कम करने के लिए कौन सा पेड़ उपयोग होता है? तो कौन सा? प्रोसोपियस जूलीफोलोरा यानी विलायती बबूल होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लेकिन प्रोसोपियस जूलीकोलोरो विलायती बबूल जैसी विविधता के कम करने के लिए जाना जाता है। विलायती बबूल अपने आसपास अन्य प्रजातियों के पौधों को पनपने नहीं देता है। विलायती बबूल मूल रूप से दक्षिण और मध्य अमेरिका के कैरिबियाई देशों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। नीलगिरी पहाड़ियों पर पाई जाने वाली वनस्पति का समान प्रकार क्या है? तो समशीतोष्ण कटिबंधीय है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नीलगिरी पहाड़ियों पर समशीतोष्ण कटिबंध वनस्पति पाए जाते हैं। इन्हें स्थानीय रूप में शोला वन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर श्वसन मूल किसमें पाया जाता है? श्वसन मूल किसमें पाया जाता है? तो श्वसन मूल
ऑप्शन नंबर डी में श्वसन मूल जलोभिद एवं लवणोभिद दोनों में पाया जाता है। ये पौधे उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ जमीन की ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम ना हो, ना के बराबर होते। इन पौधों के जड़ों के कुछ भाग जमीन से बाहर होते हैं और श्वसन में मदद करते हैं, उन्हीं श्वसन मूल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। केरल की शांत घाटी साइलेंट वैली संरक्षित है क्योंकि इसमें पौधे और जानवरों की बहुत ही दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए, केरल की शांत घाटी यानी साइलेंट वैली में पौधे और जानवरों की बहुत ही दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती है, जहाँ पर स्तनधारियों के 41 प्रजातियों, पक्षियों के 75 प्रजातियों, तितलियाँ की 164 से अधिक प्रजातियाँ, सरीसृप की 49, उभयचर की 47 तथा पतंगों की 4 से अधिक प्रजातियां पाई जाती है। यहाँ पर शेर की पूंछ वाला मकाक बंदर पाया जाता है और जो यहाँ के स्थानीय प्रजाति इरुलास, कुरुबा, मुदुगास और केटनकर यहाँ के प्रमुख जनजातीय समूह है। वर्ष 1914 में साइलेंट वैली क्षेत्र के जंगलों के आरक्षित क्षेत्र तथा 1984 को राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया। 1984 में राष्ट्रीय घोषित कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 43, शांत घाटी साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तो केरल में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए, शांत घाटी यानी साइलेंट वैली केरल राज्य की नीलगिरी पहाड़ियों की स्थित है। वर्ष 1984 में शांत घाटी को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व केंद्र है जो पश्चिमी घाट का एक अंग है। शांत घाटी को वर्ष 2012 में यूनेस्को को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा लुप्तप्राय घोषित सोरिया पुंडुआन पौधा निम्नलिखित में से भारत में कहाँ किया गया था? तो तमांगलोंग मणिपुर में किया गया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा लुप्तप्राय घोषित सोराया पुंडुआना पौधा मणिपुर के तमांगलोंग जिले में पाया जाता है। ये एक्टिनिडिसियस कुल के पौधों की एक प्रजाति भी होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3, पर्यावरण संरक्षण और वैश्विक प्रयास। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से कौन सा बहुगृह संरक्षण का उदाहरण है? तो वनस्पति उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए, वनस्पति उद्यान जैव विविधता संरक्षण बहुगृह संरक्षण का उदाहरण है। बाह्य स्थानांतरण संरक्षण लुप्तप्राय प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास से किसी अन्य स्थान पर संरक्षण करने की एक प्रक्रिया है। चिड़ियाघर वनस्पति उद्यान जीव बैंक प्रारंभ संरक्षण का उदाहरण होता है। ऑप्शन नंबर 46, ग्रीन पीस यानी हरित क्रांति क्या है? तो पर्यावरण समर्थन का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए, ग्रीन पीस क्रांति एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संगठन है जिसका स्थापना 1971 में कनाडा में की गई थी। पृथ्वी पर पर्यावरण सुरक्षा के लिए यह संगठन रेनेबो वॉरियर नामक जहाजों का प्रयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 47, यूएनईपी मुख्य रूप से संबंधित है जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्य यूएनईपी की संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है जो पर्यावरण से संबंधित गतिविधियों का समन्वय करते हैं। इसकी स्थापना 1972 में की गई थी। इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। वर्ष 2022 में इसके 50 वर्ष पूरे किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 48, रियो डी जेनेरियो प्रसिद्ध है क्योंकि वहाँ पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन 3 से 14 जून के मध्य 1992 में आयोजित हुआ था। इसमें 172 देशों में प्रतिभाग किया था। इस सम्मेलन में 21 एजेंडा का तथा रियो घोषणा पत्र जारी किया गया था। क्वेश्चन नंबर 49, 5 जून को मनाया जाता है तो क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस
पर्यावरण एवं उसके महत्व की जागरूकता लाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। वर्ष 2022 के पर्यावरण दिवस के केवल एक पृथ्वी। क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए, प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 1970 में पहली बार मनाया गया था। इसका उद्देश्य लोगों को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाना है। वर्ष 2023 के पृथ्वी दिवस की थीम हमारे ग्रह में निवेश करें। ऑप्शन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में कौन सा विश्व में पशु प्रचलित वन जीव अभियान है जिसे 1973 में शुरू किया गया था? तो प्रोजेक्ट टाइगर को शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रोजेक्ट टाइगर वर्ष 1973 में शुरू की गई थी। पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो देश के राष्ट्रीय उद्यानों में बाघों का आश्रय प्रदान करता है। वर्तमान में भारत में कुल 55 टाइगर रिजर्व है, जो 55वां टाइगर रिजर्व के धौलापुर करोड़ी टाइगर रिजर्व राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। हरित रासायनिक शब्द से क्या तात्पर्य है? तो उपरोक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हरित रासायनिक सिद्धांतों का एक सेट का उपयोग है जो रासायनिक उत्पादों के डिजाइन, निर्माण और अनुप्रयोग में खतरनाक पदार्थों के उपयोग का उत्पादन को कम करता है। यह समाप्त करता है। यह प्रक्रिया मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर रासायनिक प्रतिक्रिया के नकारात्मक प्रभाव को कम करती है। विकल्प ए और 2 बी सी दोनों सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली थी? अमृता देवी बिश्नोई, उपरोक्त से सुंदरलाल बरगुना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चिपको आंदोलन पर्यावरण संरक्षण का आंदोलन था। इसका प्रारंभ 1975 उत्तराखंड में सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा वृक्षों की कटाई से बचाने के लिए किया गया था। इसके अंतर्गत गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट और गौरी देवी भी इस चिपको आंदोलन का नेतृत्व करते थे। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका भारतवर्ष के अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजना के विरुद्ध शुभारंभ किया गया था? तो उपरोक्त में से डी एक में से अधिक हो जाएगा। नर्मदा बचाओ आंदोलन टिहरी बांध आंदोलन है। चिपको आंदोलन भारतवर्ष के अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजना के विरुद्ध प्रारंभ किए गए थे। गुजरात में सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर सबसे बड़े बांधों में से एक है। नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1985 में मेधा पाटकर और बाबा अम्बेडकर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 55, IUCN का मुख्यालय कहाँ है? IUCN का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। IUCN अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ है। दुनिया का प्रकृति स्थिति संरक्षित रखने के लिए वैश्विक प्राधिकरण है जिसका स्थापना वर्ष 1948 में की गई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। इसके द्वारा पौधों को जानवरों के संरक्षण के संबंध में रेड लिस्ट जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सी सूत्रक्रम अनुक्रम में अनुगामी प्रजाति के रूप में कार्य करती है? तो लाइकन करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। शुष्क परामी अनुक्रम में अग्रमी प्रजाति के रूप में लाइकन प्रजातियों कार्य करती है। लाइकन वायु प्रदूषण के प्रति संवेदनशील होते हैं। शुष्कारंभी अनुक्रम शुष्क भूमि में शुरू होता है और समशुष्क स्थिति प्राप्त होने तक जारी रहता है। दोनों वास्तव में समशुष्क अवस्था अब समान है और अर्थात ना तो बहुत शुष्क और ना ही बहुत अर्ध है। यहाँ तक समुदाय पर्यावरण के साथ निकट समोस में होता है। क्वेश्चन नंबर 57, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण और वन की सुरक्षा के लिए 21 वर्ष एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई थी। 21 वर्ष किए गए थे। ऑप्शन नंबर ए देखिए ये सही हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को एनजीटी अधिनियम 2010 के तहत पर्यावरण संरक्षण वन
संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों सहित पर्यावरण से संबंधित मामलों के प्रभावशाली और त्वरित निपटारे के लिए की गई थी। वर्तमान में जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव एनजीटी के अध्यक्ष और एनजीटी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थान इन सीटू संरक्षण के अधीन शामिल नहीं है? तो वनस्पति उद्यान शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, शोध स्थानों पर इन सीटू प्रकार की संरक्षण पद्धति में प्रजातियों को इन प्राकृतिक वासों में संरक्षित क्षेत्र बनाकर संरक्षित किया जाता है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व आदि जाते हैं, जबकि पर स्थानों पर एक सीटू प्रकार के संरक्षण पद्धति में प्रजातियों को उनके प्राकृतिक वास से बाहर निकालकर एक विशेष क्षेत्र व स्थान में रखा जाता है, यह उनकी रक्षा देखभाल की जा सके। इसके अंतर्गत प्राणी उद्यान, वनस्पति उद्यान, वन जीव सफारी पार्क, जीन बैंक, बीज बैंक आदि आते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से जुड़ा है? तो आर्द्रभूमि से जुड़ा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए, रामसर सम्मेलन आर्द्रभूमि की संरक्षण से संबंधित है। संधि 2 फरवरी 1971 के ईरान के रामसर में हुई थी, इसलिए रामसर संधि का नाम से जाना जाता है। भारत में इस संधि पर हस्ताक्षर 1 फरवरी 1982 को हस्ताक्षर किया गया था। क्वेश्चन नंबर 60, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अफ्रीकी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो 1968 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अफ्रीकी सम्मेलन सितंबर 1968 में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन के अंतर्गत 16 जून 1969 को प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु अफ्रीका संधि प्रभावी आई थी। क्वेश्चन नंबर 61 देख लेते हैं, सतत विकास का सिद्धांत निम्न में से किसके प्रतिपादित किया गया था? तो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था सतत विकास? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सतत विकास का सिद्धांत ब्रटलैंड आयोग ने प्रतिपादित किया था। ब्रटलैंड आयोग की स्थापना 1983 में हुई, जिसने 1987 में अपनी रिपोर्ट पेश किया, जिसे ब्रटलैंड रिपोर्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति चिपको आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो कौन से सुंदरलाल बहुगुणा जुड़े थे? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चिपको आंदोलन 1973 में शुरू हुआ था। इस आंदोलन में शुरुआती चंडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी ने की थी। सुंदरलाल बहुगुणा ने आगे आकर इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। यह वृक्षों के संरक्षण से संबंधित है। मेधा पाटकर नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े हैं और राजेंद्र सिंह के जल पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 63, भारत में क्षयग्रस्त यानी संकट वन परिदृश्यों को पुनः स्थापित करने के लिए शुरू किए गए मिशन के नाम क्या है? तो हरित भारत मिशन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए, हरित भारत मिशन ग्रीन इंडियन मिशन की शुरुआत फरवरी 2014 में हुई थी। यह जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत एक महत्वपूर्ण पहल है। इस देश में संकटग्रस्त वन परिदृश्यों को पुनः स्थापित करने के लिए शुरू किया गया था। हरित भारत मिशन के उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाना है। इसके अलावा इसके उद्देश्य जैव विविधता का आजीविका की रक्षा करना है। अब देखिए चैप्टर नंबर 4 राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभयारण्य से संबंधित है। देखिए क्वेश्चन नंबर 64, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए कान्हा नेशनल पार्क भारत के मध्य प्रदेश में राज्य में स्थित यह पार्क सतपुरा और मैकाल पर्वतमाला में फैला हुआ है। यह पार्क अपनी जैव विविधता खासकर बाघ संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से किसी विश्व धरोहर क्षेत्र का दर्जा प्राप्त है? किसे? तो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को प्राप्त है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए कांजीरंगा नेशनल पार्क भारत के असम राज्य के गोलाघाट एवं नौगांव जिले में स्थित है। यह एक सींग वाले गेंडों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यह एक सींग वाले गेंडों को लगभग 2/3 आबादी रहते हैं। इसे 1985 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था।
क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से भारत के लिए किस राज्य में नामदफा नेशनल पार्क स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए नेशनल अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 1985 वर्ग किलोमीटर है। नामदफा नेशनल पार्क को 1972 में वन जीव अभयारण्य के रूप में स्थापित किया गया था। इसके अलावा वह माउलिंग नेशनल पार्क स्थित है। क्वेश्चन नंबर 67, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा के किस जिले में स्थित है? तो मयूरभंज में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा राज्य के मयूरभंज जिले में स्थित है। यह वर्ष 2009 से यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में शामिल है। उड़ीसा के अन्य प्रमुख और संरक्षित क्षेत्रों में भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, गहीरमाथा वन्यजीव अभयारण्य शामिल है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर वर्ष 1973 के तहत भी शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं, भारत के किस राज्य में वन्यजीव अभयारण्य सबसे अधिक संख्या है? तो महाराष्ट्र में सबसे अधिक संख्या, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए दिए गए विकल्प वन्यजीव अभयारण्य महाराष्ट्र 49 राज्य में, भारत में सर्वाधिक वन्यजीव अभयारण्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह 97, वर्तमान में भारत में 573 वन्यजीव अभयारण्य है। कितने? 573। क्वेश्चन नंबर 69, सलीम अली पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो सलीम अली पक्षी अभयारण्य गोवा में स्थित है। कहाँ है? वही सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य पूछेगा तो जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? देखिए सलीम अली पक्षी अभयारण्य पूछे तो गोवा में, वही सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य पूछेगा तो कहाँ है? श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, सलीम अली पक्षी अभयारण्य भारत के गोवा राज्य में मांडवी नदी के किनारे चरोपा द्वीप पर स्थित है। इसका नाम एक प्रसिद्ध पक्षी विज्ञान डॉक्टर सलीम अली मोइजुद्दीन अब्दुल के नाम पर रखा गया। सलीम अली पक्षी अभयारण्य कोयल और सुअर के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? सी, ऑप्शन नंबर सी सही सुमेलित नहीं है। देखिए नोएल वन्यजीव अभयारण्य केरल राज्य में स्थित है। मुंबईका वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक राज्य में स्थित है। डलमा वन्यजीव अभयारण्य झारखंड राज्य में स्थित है। कोटिगाबो वन्यजीव अभयारण्य गोवा राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 71, गिर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो गिर नेशनल पार्क गुजरात में स्थित है। गिर नेशनल पार्क गुजरात में स्थित एशियाई शेरों का एक प्राकृतिक आवास है। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक अर्ध पक्षी अभयारण्य नहीं है? तो डी नहीं है। कौन? डी, ऑप्शन नकती नहीं है। लेकिन नकती पक्षी अभयारण्य एक कृत्रिम पक्षी अभयारण्य जो अन्य दिए गए विकल्पों से अलग है। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो पन्ना सही सुमेलित, पन्ना मध्य प्रदेश में, बालपक्रम मेघालय में, कुंडी तमिलनाडु, मोलम गोवा में, पन्ना मध्य प्रदेश में स्थित है। देखिए बालपक्रम मेघालय, पन्ना मध्य प्रदेश, गुएंडी तमिलनाडु, मोलम गोवा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 74, निम्न कथनों पर विचार करें। भारत में बाघ परियोजना 1973 में चालू किया गया था। सही बात। वर्ष 2022 में राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया, जिसकी विषय वस्तु सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण है। बाघ परियोजना बाघों के संरक्षित करने के लिए एक कार्यक्रम है। तो ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 दोनों सही है, तीनों। भारत में बाघ परियोजना 1973 में शुरू की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य बाघों की विलुप्त होती हुई प्रजातियों का संरक्षण प्रदान करना है। प्रत्येक वर्ष 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2022 से अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का थीम था सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण था। क्वेश्चन नंबर 75, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो जयपुर में स्थित है, राजस्थान में। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान राज्य के सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। दिए गए विकल्प है जयपुर रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान नजदीकी इस उद्यान को करीब सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन से स्थित है। क्वेश्चन नंबर 76, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है, ऑप्शन नंबर
सी हो जाएगा सही। देखिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यह भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है जिसकी स्थापना वर्ष 1936 में हेली नेशनल पार्क के रूप में की गई थी। 1956 में इसका नाम बदलकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया था। इस पार्क के बीच से होकर रामगंगा नदी प्रवाहित होती है। प्रोजेक्ट टाइगर के तहत आने वाला यह पहला पार्क था जहां बंगाल टाइगर का संरक्षण शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। उड़ीसा के गुप्तेश्वर शिव मंदिर से सट्टा प्रसिद्ध गुप्तेश्वर वन जिसे हाल ही में चौथ जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया तो किस राज्य में स्थित है? तो कोरापुट में स्थित है। कोरापुट स्थित है उड़ीसा में। देखिए उड़ीसा के गुप्तेश्वर शिव मंदिर में सट्टा प्रसिद्ध गुप्तेश्वर वन्यजीव जल के उड़ीसा का चौथा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया था। यह कोरापुट जिले में स्थित लगभग 350 हेक्टेयर सीमांत क्षेत्र को कवर करता है। यह स्थानीय समुदायों द्वारा पारंपरिक रूप से पूजनीय और अपने पवित्र उपनों के साथ साथ अत्यधिक सांस्कृतिक महत्व रखता है। भारत का पहला बीएचएल बेंगलुरु कर्नाटक के नुलूर निमिली घोड़ो भारत का पहला जैव विविधता विरासत स्थल जिसे 2007 में घोषित किया गया था। कब किया गया था? 2007 में घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में बाघों का आरक्षित क्षेत्र नहीं है? तो कौन सा ऑप्शन डी हो जाएगा सही उपरोक्त में से ए। देखिए पश्चिम बंगाल का सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश का बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और सभी भारत में बाघों के लिए आरक्षित क्षेत्र है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है जो 1936 में लुप्तप्राय बंगाल बाघों की रक्षा के लिए हेली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय उद्यान वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के तहत राज्य सरकार द्वारा स्थापित किए जाते हैं। भारत सरकार ने 1 अप्रैल 1973 को बाघ संरक्षण योजना टाइगर प्रोजेक्ट आरंभ की गई थी। इस मुख्य उद्देश्य बाघों और संरक्षण देना तथा उनकी संख्या में वृद्धि करना था। क्वेश्चन नंबर 79। निम्न राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से एक सही सुमेलित नहीं है। देख ले गुणवाडी का हो जाएगा तमिलनाडु में हो जाएगा, बाल पकड़म मेघालय में हो जाएगा, भगवान महावीर बिहार में हो जाएगा, मिलान हो जाएगा। गुंडी तमिलनाडु, भगवान दिल बाल पकड़म मेघालय। सही विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 80। राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा दी जाती है तो किसको दी जाता है? संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को दी जाती है। किसको? संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को दी जाती है। देखिए राष्ट्रीय उद्यान एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसके विशेष रूप में विभिन्न शासी निकायों द्वारा जैव विविधता और वन जीवों के संरक्षण हेतु और संस्कृति प्रकृति और ऐतिहासिक महत्व के कारण आरक्षित किया जाता है। तो राष्ट्रीय उद्यान में संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षा प्रदान की जाती है। अब देखिए चैप्टर नंबर 5 प्रदूषण के बारे में देखते हैं। प्रदूषण निम्नलिखित में कौन सा वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है? तो वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण कौन सा हो जाएगा? प्लास्टिक, जीव ईंधन, वनों की कटाई, कीटनाशक उपयोग। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। जीवन ईंधन के दहन से अनेक पर्यावरण अवनवीकरण गैसें उत्सर्जित करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड जैसी प्रदूषणकारी गैस उत्सर्जित हो जो वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण होता है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 82। वायुमंडल में ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सा सबसे अधिक योगदान करता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अधिक करता है। वायुमंडल में ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे अधिक योगदान कार्बन डाइऑक्साइड करता है। देखिए ग्रीन हाउस गैस और योगदान करता है कौन कौन? देखिए कार्बन डाइऑक्साइड कितना करता है? कार्बन डाइऑक्साइड कितना 64% लगभग करता है, योगदान देता है। मीथेन 19% देता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन 8% देता है। नाइट्रस ऑक्साइड 6% देता है। हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन 2% देता है। अन्य 1% देते हैं।
क्वेश्चन नंबर 83, वाहनों से निकलने वाला प्रमुख वायु प्रदूषण कौन सा है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड है। कौन सा? कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए, वाहनों से इंजन में ईंधन के अपूर्ण दहन के कारण कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के उत्पादन होता है, जो एक प्रमुख वायु प्रदूषण है। यह जहरीली गैस है जो रंगीन और गंधहीन होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को दमघोटू गैस भी कहा जाता है। क्या कहता है? दमघोटू गैस भी कहा जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड को। क्वेश्चन नंबर 84, किस जलीय आक्रामक पौधों को बंगाल का आतंक कहा जाता है? किससे कहा जाता है बंगाल का आतंक कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी, आइकोनिया क्रॉसीपेस्को, जिसे आमतौर पर जलीय कुंभी के नाम से जाना जाता है। ये आक्रामक जलीय पौधा है जो पौधों अपने तेजी से फैलने और जल निकायों को समृद्ध करने के कारण जलीय आक्रामक पौधों की संज्ञा दी गई है। यह बंगाल में अधिक जटिल समस्या, इसलिए बंगाल का आतंक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 85 देख लेते हैं। सूचियों को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर का जांच करें। त्वचा कैंसर किससे होता है? त्वचा कैंसर किससे होता है? त्वचा कैंसर पराबैंगनी प्रकाश से होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। देखिए, त्वचा कैंसर पराबैंगनी प्रकाश से होता है, ध्वनि प्रदूषण डेसिबल से होता है, वैश्विक तापमान कार्बन डाइऑक्साइड से होता है, ओजोन स्थित क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होता है। क्वेश्चन नंबर 86 देख सकते हैं। मिथियोनिन होता है किससे होता है? कीटनाशक से होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मिथियोनिन एक कीटनाशक होता है। यह C5C11NO2S एक प्रकार का अमीनो एसिड है जिसका प्रयोग पशुहार के रूप में किया जाता है। इसका प्रयोग विषालु कीटनाशक के रूप में बड़े कैटरपिलर बचाव के लिए किया जाता है, जो नारंगी फसलों के लिए गंभीर समस्या उत्पन्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक रूप से अपघटनीय नहीं है? तो कौन सा नहीं? एल्यूमिनियम कोफाइल्स नहीं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। वो पदार्थ जो जैविक परिक्रमों को अपघटित हो जाते हैं, जो नवीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे पशुओं का अपशिष्ट, पेड़ पौधे के अंश, कागज, जैविक खाद्य आदि के जैविक प्रक्रमण से अपघटित नहीं होने वाले पदार्थ जैविक नवीकरणीय कहलाते हैं, जैसे मानव निर्मित प्लास्टिक, एल्यूमिनियम फॉयल इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 88 देख रहे हैं। कौन सी गैस अम्ल वर्षा का कारण? कौन से? सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए, अम्ल वर्षा के सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रिक अम्ल प्रमुख कारक होते हैं, जिससे वर्षा के जल का पीएच मान 5 से 6 हो जाता है, उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। अम्लीय वर्षा से नदियों के पानी का पीएच मान कम हो जाता है और अम्लीय हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप जलीय जीवन का अस्तित्व खतरे में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 89 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव अकर्मणीय नहीं है? तो कौन नहीं? लेब अप्रमाणजक होता है। साबुन साड़ियाँ वाष्प तेलों के प्रतिक्रिया से बनते हैं। वाष्प तेल आसानी से माइक्रोब्स द्वारा सरल अणु में टूट जा सकते हैं, इसीलिए साबुन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। लेब डिटर्जेंट सिंथेटिक यौगिक होते हैं जो साधारणतः लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक एसिड के अमोनियम सल्फेट लवण होते हैं। इन सिंथेटिक यौगिक को माइक्रोब्स सरल अणु में नहीं तोड़ पाते हैं, इसीलिए डिटर्जेंट नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। पौधों की पत्तियों के घरेलू मलमूत्र और साबुन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 19, वायु प्रदूषण का प्रभाव प्राय निम्नलिखित में से किस पर किया जाता है? तो पत्तियों पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सामान्यतः वायु प्रदूषण सीधा प्रभाव पेड़ पौधों की पत्तियों पर पड़ता है, क्योंकि पत्तियों के द्वारा ही उन्हें भोजन का निर्माण होता है। वायु प्रदूषण से पत्तियों के रोम सीधे प्रभावित होते हैं। इसके आंतरिक वायु प्रदूषण से प्रभाव को पौधे के अन्य भागों में भी देखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं।
जैव नवीकरणीय कचरे से छुटकारा पाने के लिए सर्वोत्तम साधनों में से एक है, कौन सा? पुनर्चक्रण है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जैव नवीकरणीय कचरे से छुटकारा पाने का सर्वोत्तम समाधानों में से एक पुनर्चक्रण है। पुनर्चक्रण के द्वारा कचरे को कुछ नए रूप में सामग्री के बदले दिया जाता है। ग्लास, पेपर, प्लास्टिक और धातु जैसे एल्यूमिनियम और स्टील सभी आमतौर पर पुनर्नवीकरण किए जा सकते हैं। पुनर्चक्रण चक्रीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जो हमारे प्रकृति संसाधनों की रक्षा करने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 92 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण का कारण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? सौर ऊर्जा का प्रदूषण के कारण नहीं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सौर ऊर्जा उपयोग प्रदूषण के कारण नहीं बनता है। बिजली उत्पादन के नवीकरणीय स्रोतों पर भारत का एक उष्णकटिबंधीय देश होने के कारण यहाँ पर सौर ऊर्जा की उत्पादन क्षमता और उपभोक्ता की अधिक संभावना है। विकल्प में से दिए गए क्वेश्चन नंबर 93। जैव नवीकरणीय कचरों को किसकी मदद से उपयोग पदार्थों का परिवर्तन किया जा सकता है? तो जीवाणु द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जैव नवीकरणीय कचरों को बैक्टीरिया और कवकों के माध्यम से विघटित किया जा सकता है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें जीवित सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया का अपघटित कचरा पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 94। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है? तो हाइड्रोजन बनता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हाइड्रोजन ईंधन द्वारा न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण होता है क्योंकि यह गैर विषाक्त, अत्यधिक गंधहीन, स्वादहीन, अत्यधिक ज्वलनशील द्विपरमाणु गैस है। हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ ईंधन के रूप में प्रयोग होता है तो उसे उप उत्पाद के रूप में पानी बनाता है। क्वेश्चन नंबर 95। क्लोरीन की रासायनिक अभिक्रिया के कारण जब वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC के निर्मित होते हैं तो निम्नलिखित में से क्या विनिष्ट होता है? तो ओजोन मॉलिक्यूल्स होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन जब वातावरण में मुक्त होता है तो जो ओजोन अणुओं द्वारा संरक्षण यानी क्षरण करता है क्षमता मंडल में यह 65 से 110 साल तक रह सकते हैं। और क्लोरोफ्लोरोन का व्यवहारिक नाम फ्रेयॉन है। व्यापारिक नाम का है फ्रेयॉन। क्वेश्चन नंबर 96। निम्नलिखित में से कौन से द्वितीय प्रदूषक है? द्वितीय प्रदूषक कौन सा हो जाएगा? HF हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए वो प्रदूषक जो प्राथमिक वायु प्रदूषण और अन्य वायुमंडलीय घटकों का विस्फोरण क्रिया कर बनते हैं द्वितीय प्रदूषक कहलाते हैं। उदाहरण स्वरूप पेन, प्रकाश, रासायनिक धुंध, ओजोन और अम्ल वर्षा इत्यादि। प्रदूषक जो स्रोतों से सीधे वायुमंडल में प्रवेश करता है प्राथमिक प्रदूषण कहलाता है। उदाहरण CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, HFP, ACS इत्यादि इस प्रकार के विकल्प होते हैं। क्वेश्चन नंबर 97। वायु प्रदूषण का प्रभाव प्रायः निम्नलिखित में से किसके पर पाया जाता है? उपयुक्त में से एक से अधिक पर पाया जाता है। देखिए वायु प्रदूषण पौधों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। जमीनी स्तर के ओजोन जैसे हानिकारक पदार्थ प्रकाश संश्लेषण में बाधा डालते हैं, पेड़ों की पत्तियों और फूलों को बढ़ने से रोकते हैं और उनके खिलने पर देरी करते हैं। इसके अलावा अम्लीय वर्षा और मिट्टी द्वारा अवशोषित प्रदूषक पौधों को जड़ों तानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस प्रकार का सही उत्तर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 98। पर्यावरण प्रदूषण में जन्म दिया जाता है तो उपरोक्त में से एक से अधिक को जन्म दिया जाता है। भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर ने एक नई संकल्पना प्रस्तुत की जो विचारों, पर्यावरणीय निश्चयवादों और समवायवाद को बीच मध्यमार्ग को परिलक्षित करता है। उन्होंने इस निश्चयवाद को अथवा रुको को अथवा जाओ निश्चयवाद का नाम दिया। इसके तहत प्रकृति के नियमों का अनुपालन करके हम प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार पर्यावरण प्रदूषण नियतवाद को और नए नियतवाद को जन्म दिया। क्वेश्चन नंबर 99। BOD यानी जैविक ऑक्सीजन की मांग की उच्च मात्रा इंगित करती है। किससे करते हैं? पानी के बहुत प्रदूषित करता है। किससे?
पानी बहुत प्रदूषित करता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए BOD की उच्च मात्रा जल प्रदूषण को इंगित करता है। BOD के पानी में मौजूद कार्बनिक पदार्थ की मात्रा को दर्शाता है, इसीलिए हम कम BOD की अच्छी गुणवत्ता वाले पानी को संकेत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, पर्यावरण में प्लास्टिक की क्रिया द्वारा विघटित नहीं हो पाता है, क्या नहीं विघटित हो पा जाता है? ऑप्शन नंबर डी, पर्यावरण प्लास्टिक जीवाणु, मोतीजुबी और परजीवी क्रियाओं को अपघटित नहीं होता है। प्लास्टिक के अपघटित होने से अनेक वर्ष लगता है। इसके रसायन आसपास के परिवेशों में घुलने लगते हैं तथा समय समय छोटे छोटे घटकों में टूट जाते हैं, हमारे खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, मेंथोमैग्लोबिनूमिया निम्नलिखित में से किसके दूषित पानी को पहुंचाता है? तो नाइट्रेट को पहुंचाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मेथेमोग्लोबिनीमिया रोग नाइट्रेट में उच्च पानी और सब्जियों का सेवन नाइट्रेट द्वारा युक्त रसायनों के संपर्क में आने से होता है, जो नाइट्रेट के उच्च स्तर को तथा पानी में पीते हैं। नाइट्रेट दूषित पानी से बने खाद्य पदार्थों को खाते हैं। ऑक्सीजन की कमी के कारण गंभीर स्वास्थ्य हानि विकसित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 102, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय प्रदूषक है? कौन सा द्वितीय प्रदूषक? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। डी, प्राथमिक प्रदूषक के परस्पर क्रिया और प्रतिक्रिया द्वारा निर्मित प्रदूषकों को द्वितीय प्रदूषक के रूप में जाना जाता है। ओजोन, पेन, SO2 आदि द्वितीय प्रदूषक है, जबकि प्राथमिक प्रदूषक वो है जो प्रत्यक्ष तौर पर वायु प्रदूषण का कारण बनता है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बनिक इत्यादि होते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 देख सकते हैं। SO2 प्रदूषण सूचित करता किसे को सूचित करता है? लाइकन द्वारा सूचित किया जाता है। देखिए SO2 तो उत्सर्जन वायु प्रदूषण का एक महत्वपूर्ण कारक है। वायुमंडल में इसकी सांद्रता अधिक होने पर यह सल्फर के ऑक्साइड का निर्माण करता है। लाइकन वायु प्रदूषण के अच्छे सूचक है। लाइकन SO2 यानी सल्फर ऑक्साइड प्रति संवेदनशील होते हैं, जो SO2 की आर्द्रता साथ भर मर जाते हैं, इसीलिए उन क्षेत्रों में नहीं पाए जाते जहाँ SO2 की सांद्रता अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 104, हवा के गुणवत्ता के वायु प्रदूषण नियंत्रण में SPM प्रयोग होता है, जो SPM के तत्पर्य है, किससे तत्पर्य है? तो ऑप्शन नंबर बी तत्पर्य है। वायु गुणवत्ता का वायु प्रदूषण नियंत्रण SPM प्रयोग होता है। SPM का तत्पर्य निलंबित कणिका तत्व होता है, जो सामान्यतः सभी वायुजनित ठोस और कम वाष्प दबाव वाले तरल कण माना जाता है, जिसमें एक जटिल बहुचरण प्रणाली शामिल होता है। इसमें 0.1 ppm की 100 mpm और उससे बड़े आकार का गतियों कण का स्पेक्ट्रम शामिल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 105, बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर किसके मदर के उपयोग से पदार्थ में बदला जा सकता है? तो बैक्टीरिया द्वारा बदला जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट की सबसे ऐसी अपशिष्ट है जो अवायवीय एरोबिक अपघटन के प्रक्रिया से अपघटित हो जाते हैं, जो भोजन, बागों, खरपतवार, कागज, कार्डबोर्ड बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट होते हैं। 196, कणिक तत्व क्या है? तो कणिक तो वायु प्रदूषक तत्व होते हैं। क्या है? वायु प्रदूषक तत्व होता है। क्वेश्चन नंबर 107, अम्ल वर्षा होती है। अम्ल वर्षा कारखानों से निकलने वाले प्रदूषक गैसों के द्वारा अम्ल वर्षा होता है। देखिए वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड CO2, सल्फर डाइऑक्साइड H2, नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2, नाइट्राइड ऑक्साइड N2O आदि द्वारा उत्पन्न प्रदूषण के कारण घटने वाली वातावरण घटनाओं को अम्ल वर्षा कहते हैं। मुक्त उद्योगों और यातायात के उपकरणों से निकलने वाली गैस वायुमंडल में स्थित जल वाष्प प्रतिक्रिया के कारण सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक अम्ल बनाती है तथा वर्ष के रूप में पृथ्वी पर गिरने वाली लगती है। यही अम्ल वर्षा कहलाती है। यह पृथ्वी के समस्त प्राणी समुदायों के लिए काफी घातक होता है। इसे pH मान 5.6 से कम होता है। क्वेश्चन नंबर 108, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस वातावरण प्रदूषक मानी जाती है? कौन सा वातावरण प्रदूषक माना जाता है? तो उपरोक्त सी हो जाए। ऑक्सीजन
वायु ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि गैसों का मिश्रण है। वायु में इसका एक निश्चित अनुपात होता है, जबकि सल्फर डाइऑक्साइड अत्यंत हानिकारक गैस है। वायुमंडल में इसकी उपस्थिति से श्वसन रोग, हृदय रोग, गले तथा आंखों में अनेक परेशानियां उत्पन्न होता है। यह अम्ल वर्षा का मुख्य कारक होता है। क्वेश्चन नंबर 109 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसके कारण न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषक होता है? हाइड्रोजन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से हाइड्रोजन के कारण न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषक होता है। हाइड्रोजन एक गैसीय पदार्थ है जिसमें कोई गंध, स्वाद और रंग नहीं होता। यह सबसे हल्का तत्व है। इसकी परमाणु संख्या 1 होता है। यह पर्यावरण प्रदूषण से मुक्त भविष्य की ऊर्जा के रूप में देखा जा रहा है। हाइड्रोजन की विशेषता यह है कि ज्ञान उद्योगों में प्रति इकाई द्रव्यमान ऊर्जा तत्व सबसे ज़्यादा जलने वाले के बाद उत्पन्न उत्पाद के बाद रूप में जल उत्सर्जन करता है। बिजली उत्पादन तथा वाहनों से इसका प्रयोग किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 110। पानी में फ्लोराइड प्रदूषण मुक्त प्रभावित करता है तो किसको? दांत को प्रभावित करता है। देखिए, पानी में फ्लोराइड के प्रदूषण से दांत प्रभावित होता है। इसे दांत में फ्लोरोसिस कहते हैं। मनुष्य में दांत 2 बार निकलते हैं। पहली बार इनकी संख्या 20 दूध के दांत होते हैं। दांत के ऊपरी हिस्से में इनामेल पाया जाता है जो दांत को सुरक्षा प्रदान करती है। इनामेल मानव शरीर का सबसे कठोर भाग माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 111। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव नवीकरणीय पदार्थ है? तो कौन सा है? डीडीटी हो। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। डीडीटी डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन एक अजैव नवीकरणीय पदार्थ है। ज़्यादातर देशों में इसके इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है क्योंकि यह अपशिष्ट पर्यावरण प्रदूषण का एक कारण है। डीडीटी एक रंगहीन क्रिस्टलीय प्रदूषक है जिसे हानिरहित उत्पादों में नहीं बदला जा सकता। अजैव नवीकरणीय अपशिष्ट घटित नहीं होते और पर्यावरण में जमा होते हैं, मिट्टी और जल को प्रदूषित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 112। जल में जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग की अधिक मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए? कहाँ से हिस्ट्री का क्वेश्चन आ रहा है? बी, ऑक्सीजन की वह मात्रा जो जल में कार्बनिक पदार्थों को जैव रासायनिक अपघटों के लिए आवश्यक है। जल में जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग की अधिकतम मात्रा 3 मिलीग्राम लीटर होनी चाहिए। कितना? 3 मिलीग्राम होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 103। कौन सी संस्था स्थानीय क्षेत्र प्रबंधन योजना के विकसित करने के लिए तैयार है? तो डी हो जाएगा। DSCP नीडी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। देखिए किसका है? 1275 का एग्जाम का क्वेश्चन है। DSIR राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसार संस्था NIIRA के ने नीडी के स्थानीय क्षेत्र प्रबंधन योजना के नामक ग्रिड आधारित दृष्टिकोण के साथ दिल्ली के वायु प्रदूषण का मुकाबला करने की योजना बनाई गई थी। अब देखिए ओजोन परत के बारे में हम लोग देखते हैं। ओजोन से ज़्यादा ना क्वेश्चन आता है उसके हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। देखिए, ओजोन परत की सबसे ज़्यादा कौन सी गैस नुकसान पहुंचाती है? तो सबसे ज़्यादा CFC पहुंचाती है। CFC गैस पहुंचाती है सबसे ज़्यादा। देखिए, ओजोन परत की सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाली गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर और एरोसोल स्प्रे से निकलते हैं। क्वेश्चन नंबर 115। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। देखिए, ओजोन दिवस 16 सितंबर मनाया जाता है जो ओजोन परत के संरक्षण के लिए समर्पित है। इस दिन 1987 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 116। निम्नलिखित में किस वर्ष सबसे पहले अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन सीध की खोज की गई थी? तो 1985 में किया गया था। ओजोन परत पृथ्वी के मॉडर्न प्राकृतिक ओजोन गैसों की एक मेखला है। वो 1840 में ओजोन अणुओं की पहचान की गई थी और 1985 में अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन सीध की खोज की गई थी। खोज की थी तीन ब्रिटिश वैज्ञानिक ब्रायन गॉर्डियन, जो फरमान और जोनाथन सर्कलिन द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 117।
ओजोन परत के रिक्तीकरण के कारण कौन सी किरण पृथ्वी को टकराती है? तो पराबैंगनी किरण टकराती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओजोन परत के रिक्तियों के कारण पराबैंगनी किरण पृथ्वी में टकराती है क्योंकि सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरण 90% भाग ओजोन परत के द्वारा रोक लिया जाता है। इससे मनुष्य के स्वास्थ्य पर पड़ने वाला दुष्प्रभाव नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 118, निम्नलिखित में किस क्षेत्र में ओजोन परत पाई जाती है? तो किस में पाई जाती है? समताप मंडल पर पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ओजोन परत के पृथ्वी पर समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर के निचले भाग के पृथ्वी की सतह पर ऊपरी भाग के 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। ये सूर्य की अल्ट्रा वायलेट किरणों की पृथ्वी तक आने से रोकती है। 16 सितंबर को संपूर्ण विश्व ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 119, ओजोन अवक्षय के कारण होता है किसके कारण? त्वचा कैंसर होता है उसके कारण। ओजोन अवक्षय के कारण त्वचा कैंसर होता है। ओजोन के अवक्षय के कारण सूर्य के पराबैंगनी किरण पृथ्वी पर पड़ती है जिसके कारण त्वचा कैंसर होता है। ओजोन परत पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी में पहुंचने से रोकती है। क्वेश्चन नंबर 120, ओजोन परत क्या अवशोषित करती है? तो क्या पराबैंगनी किरण अवशोषित करती है? देखिए, ओजोन परत पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है और हानिकारक विकिरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। तापमान और घनत्व की विविधता के अनुसार वायुमंडल को 5 परतों में विभाजित किया। किसमें? शुभमंडल, तापमंडल, मध्यम मंडल, आयन मंडल, वायुमंडल। ओजोन परत वायुमंडल का एक महत्वपूर्ण घटक है जो पृथ्वी की सतह से 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 121, वायुमंडल के किस परत में हवाई जहाज उड़ता है? तो समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ता है। हम देखिए, हरित गृह प्रवाह यानी जलवायु परिवर्तन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 122, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वर्जेशन ढांचा किस वर्ष संबंधित है? तो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी से संबंधित है। देखिए, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वर्जेशन ढांचा ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी से संबंधित है। 2015 के संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP21 COP21 के पेरिस फ्रांस में 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक आयोजित किया गया था। जलवायु परिवर्तन पर 1992 संयुक्त राष्ट्र संरचना सम्मेलन UNFCCC के लिए दलों को बैठक में 21 वर्षीय सत्र को था। तो 1997 क्योटो प्रोटोकॉल के लिए दलों की बैठक का 11वां सत्र था। क्वेश्चन नंबर 123, कौन सा वैश्विक सम्मेलन ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी के लिए आयोजित वैश्विक समझौता की दिशा में पहला कदम था? तो क्योटो था। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 था। देखिए, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी के लिए और जो आयोजित विश्व समझौते की दिशा में पहला कदम क्योटो सम्मेलन था। क्योटो सम्मेलन दिसंबर 1987 में जापान के क्योटो शहर में आयोजित हुआ था। COP28 का आयोजन 30 नवंबर से 13 दिसंबर के मध्य यूएई के दुबई में संपन्न हुआ था। क्वेश्चन नंबर 124, निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल में मुख्य ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ओजोन गैस नहीं। ऑप्शन नंबर डी नहीं है। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड आदि प्रमुख ग्रीन हाउस गैस जबकि हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैस नाइट्रोजन ईंधन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 125, निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस है तो कौन सा ग्रीन हाउस गैस है? ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, CFC, मीथेन यह सभी ग्रीन हाउस गैस है के अंतर्गत शामिल है। क्वेश्चन नंबर 126, ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ क्या है? तो वायुमंडल के कारण ऊष्मा में वृद्धि ग्रीन हाउस गैस का अर्थ होता है। देखिए, ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव के तात्पर्य कार्बन डाइऑक्साइड है के कारण ऊष्मा में वृद्धि से है, अर्थात यह वह प्रक्रिया जो सौर विकिरण के आने वाली लघु तरंगदैर्घ्यों को तो आने देती है परंतु पृथ्वी के दीर्घ तरंगदैर्घ्य विकिरण पार्थिव विकिरण से अवशोषित कर लेती है। जब वायुमंडल में हरित ग्रीन गैस कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड
जलवाष्प की सांद्रता में बढ़ते तो हरित गृह प्रभाव में बढ़ोतरी होती है। क्वेश्चन नंबर 127, वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? तो दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण द्वारा गर्म होता है। ऑप्शन नंबर ए, दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण द्वारा वातावरण गर्म होता है और पृथ्वी के सूर्य ताप सूक्ष्म तरंग के रूप में प्राप्त होता है, जिसमें गर्म होने के पश्चात पृथ्वी अपने आप में एक विकिरण पिंड बन जाती है और वातावरण के दीर्घ तरंग के रूप में ऊर्जा का प्रसार करते हैं। इस प्रक्रिया में स्थलीय विकिरण के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 128, कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है? कौन करता है? हो जाएगा सब। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मीथेन, जल वाष्प, ओजोन प्राथमिक ग्रीनहाउस प्रभाव वाली गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने में योगदान करती है। क्वेश्चन नंबर 129, पृथ्वी के बढ़ते हुए तापमान से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो रियो डे जेनेरियो में होता। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पृथ्वी के बढ़ते हुए तापमान से बचाने के लिए वर्ष 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 130, निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है? तो मीथेन होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लैंडफिल से मीथेन गैस CH4 उत्पन्न होती है। लैंडफिल अपशिष्ट पदार्थों को दफनाने के लिए बनाए गए गैर बायोडिग्रेडेबल कचरों के लिए एक विस्तारित भंडार क्षेत्र है। इसमें प्राकृतिक रूप से बैक्टीरिया द्वारा गैस उत्पन्न होती है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड लैंडफिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 131, भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत क्या है? मीथेन का मुख्य स्रोत धान का खेत मुख्य स्रोत होता है। क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 8, वन जीव संरक्षण और प्रबंधन। क्वेश्चन नंबर 100, विलुप्त होने के खतरे में पड़ी प्रजातियां कहलाती है, क्या कहलाती है? तो विलुप्त प्राय प्रजातियां का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए, विलुप्त होने के खतरे में प्रजातियां कहलाती है वो श्रेणी की जिसमें एक प्रजाति आती जिन्हें विलुप्त होने के उच्च जोखिम को आयुषीन उन्हें कोडेड लिस्ट लाल सूची में वर्णित किया जाता है। दुर्लभ प्रजाति वो है जो जिनकी संख्या कम होती है और यह किसी भौगोलिक क्षेत्र में सीमित होती है, जिससे उनके विलुप्त होने का खतरा बढ़ जाता है। सुभेद प्रजातियां, वल्नरेबल प्रजाति वो प्रजाति जिनकी संख्या तेजी से गिरावट आ रही है और भविष्य में उनको लुप्त होने का खतरा हो। विलुप्त प्रजाति वो जो बदली पर्यावरण दशाओं के अनुसार अपने को अनुकूलित न कर पाना किसी अन्य कारण सदैव को लिए समाप्त हो गए, जैसे डायनासोर। क्वेश्चन नंबर 133, कई वर्षों बाद मार्च 2009 में जवान जाति के गेंडों नीचे दिए गए किस देश में पाए जाते हैं? तो इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। जवान गेंडा, जिसे सुंडा गेंडा या कौम सिंग वाले गेंडे के रूप में जाना जाता है, वर्तमान इंडोनेशिया में जावा के पश्चिमी क्षेत्र में उजांग कुलो नेशनल पार्क में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 114, भारत में कुल कितने रामसर स्थल है? क्वेश्चन आपको 98 हो गया। कितने? 98 हो गया। देखिए, वर्तमान में भारत में कुल रामसर स्थल जो क्वेश्चन पर 98 रामसर स्थल होगा। तमिलनाडु में सर्वाधिक 20 रामसर स्थल है। इसके पश्चात उत्तर प्रदेश में 10 रामसर स्थल है। 1971 में ईरान के रामसर संधि पर हस्ताक्षर अनुबंध करने वाले पक्षों में भारत स्थान सदस्य है। 2 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय अर्धभूमि दिवस मनाया जाता है। अर्धभूमि दिवस। क्वेश्चन नंबर 135, रामसर स्थल और राज्यों का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो कौन सा जोड़ा सही नहीं है? डी नंबर सही नहीं है। सूर्य सरोवर उत्तर प्रदेश, थोल गुजरात, अष्टमुंडी केरल। देखिए, लोनार महाराष्ट्र में स्थित है। सूर्य सरोवर उत्तर प्रदेश में, थोल गुजरात में, अष्टमुंडी केरल में स्थित है। किस राज्य में आरक्षित वन क्षेत्र सबसे अधिक है? किस में है? तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक है। भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार मध्य प्रदेश में आरक्षित वन क्षेत्र सबसे अधिक है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र और कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में अरुणाचल प्रदेश मामले में शीर्ष है। 5 राज्य मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड। इस रिपोर्ट के अनुसार देश के कुल वन्यवर्ण वृक्षारोपण कुल
भौगोलिक क्षेत्र के लगभग 24.62% है। क्वेश्चन नंबर 137, गंगेटिक डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। गंगा डॉल्फिन आईयूसीएन के रेड लिस्ट में लुप्त प्रायों की श्रेणी में रखा गया है। इसके साथ ही भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 के तहत गंगा डॉल्फिन का शिकार करना प्रतिबंध है। ये दृष्टिहीन होती है। शिकार करने के लिए इनके द्वारा इकोलोकेशन अर्थात परास्वरूप ध्वनियों का उपयोग किया जाता है। लेकिन गंगा डॉल्फिन को वर्ष 2009 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी गई है। क्वेश्चन नंबर 138, सुर्खियां बटोरने वाली लिस्बन घोषणा किस इकाई के संरक्षण से संबंधित है? महासागर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 139, 10 कैपिटल नस्ल एशियाई विशालकाय कछुए मोनोरिया एमिस मुख्य भूमि का एशिया में सबसे बड़ी कछुआ प्रजाति के एक हाल ही में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया था? नतांगी राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया था। देखिए, 10 कैपिटल नस्ल एशियाई विशालकाय मुख्य भूमि एशिया में सबसे बड़ी कछुआ प्रजातियों में से एक भारत के नतांगी राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए थे। नतांगी राष्ट्रीय उत्तर पूर्वी भारत के नागालैंड राज्य में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो स्थानीय क्षेत्र में आम लोगों इसे नतांगी कहते हैं। 1975 में नागालैंड राज्य का सरकार द्वारा नतांगी रिजर्व फॉरेस्ट वन जीव संरक्षण का दर्जा दिया गया था और वर्ष 1993 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 140, किस राज्य ने राज्य स्तरीय समिति के शुभारंभ किया था? LLB समिति को शुभारंभ किया था तो तमिलनाडु राज्य ने शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 141, पर्वतीय क्षेत्र में पक्षियों का आधिकारिक प्रजातियों किस जंगल में निवास करती है? तो उपरोक्त में से एक से अधिक। पर्वतीय क्षेत्र में पक्षियों का आधिकारिक प्रजातियों चीड़ के जंगल और बाज के जंगल पाए जाते हैं। अतः पूर्व से उपयुक्त प्रश्नों का सही उत्तर एक से अधिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142, भारत में घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो उपरोक्त में से एक से अधिक जगह स्थापित किया है। देखिए, भारत मध्य प्रदेश राज्य के मुरैना जिले में स्थित राष्ट्रीय चंबल सेंचुरी घड़ियाल के प्रजनन का एक 12 केंद्र है। अभ्यारण्य विश्व के 80% घड़ियाल आबादी निवास करती है। चैप्टर नंबर 8, प्रकृति ऊर्जा। बायोगैस के संबंध में कौन सा सही है? तो बायोगैस में किण्वन द्वारा उत्पादित गैस है। बायोगैस का उत्पादन बायोमास के किण्वन द्वारा होता है। इसके तहत कुछ विशेष प्रकार के बैक्टीरिया जैविक कचरे को उपयोगी बायोगैस में बदल देते हैं। मीथेन गैस से बायोगैस का मुख्य घटक इस उपयोग को भोजन बनाने और रोशनी के लिए तथा इंजन चलाने हेतु किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 144, ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते वो शामिल होते हैं। उपरोक्त में से एक से अधिक डी में शामिल होता है। देखिए, अक्षय ऊर्जा के स्रोत कार्बन उत्सर्जन नहीं करते हैं। अक्षय ऊर्जा के प्राकृतिक रूप से नवीकरणीय संसाधन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इसमें सौर, पवन, भूतापीय, बायोमास, जैव और जल विद्युत शामिल होता है। क्वेश्चन नंबर 145, बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है? तो मीथेन है बायोगैस का प्रमुख घटक। बायोगैस का प्रमुख घटक मीथेन है। बायोगैस में सामान्यतः 50 से 70% मीथेन और 25 से 45% कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, जलवाष्प, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड जैसे अन्य गैस पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 146, हरित हाइड्रोजन प्राप्ति का कौन सा तरीका है? तो इलेक्ट्रोलाइसिस तरीका है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हरित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया द्वारा उत्पादित किया जाता है। इस प्रक्रिया के सौर, पवन, जल विद्युत जैसे नवीकरणीय स्रोत से उत्पन्न बिजली का उपयोग करके पानी में हाइड्रोजन ऑक्सीजन में विभाजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 147, हरित ऊर्जा का अर्थ है। हरित ऊर्जा का अर्थ का ऑप्शन नंबर डी सही हो, 1, 3, 5 हो जाएगा। हरित ऊर्जा से ऐसे प्रकृति संसाधनों जैसे सूर्य की आयु में जल में पर्याप्त
ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में बदलना, इसके अंतर्गत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जलविद्युतीय ऊर्जा, समुद्र तरंग ऊर्जा, हाइड्रोजन ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा आदि आते हैं। क्वेश्चन नंबर चैप्टर 10 पर्यावरण विविध। हाल ही में चीन में संकेतक वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के क्षेत्र पर आधिकारिक दावा किया गया था कि दावा करते हुए कि यह विवादित क्षेत्र है जो वन्यजीव का अभयारण्य कहता है, कहाँ है? भूटान में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 149। प्रकृति समुद्री तटीय आर्द्रभूमि के अंदर आने वाले सबसे अधिक क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। कौन है? गुजरात। क्वेश्चन नंबर 150। अधिकांश प्रवासी पक्षी शरद ऋतु में किस एक मार्ग पर अनुसरण करते हैं? तो उत्तर से पश्चिम मार्ग पर अनुसरण करते हैं। देखिए, अधिकांश प्रवासी पक्षी शरद ऋतु के उत्तर से पश्चिम मार्ग के अनुसरण करते हैं। कुछ प्रव्रजन पूर्व से पश्चिम की ओर भी होता है। प्रव्रजन कुछ किलोमीटर के हजारों किलोमीटर तक होता है। प्रव्रजन शरद ऋतु उच्च देशांतर वाले होते हैं जिसमें बर्फीली तूफान की रक्षा को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 151। देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1906 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 152। मत्स्य कृषि सूचक होता है, समयवाद का सूचक होता है। क्वेश्चन नंबर 193। आयु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना था? ऑक्सीजन का पता 21% है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही।